प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और आज हम शुरू करने वाले हैं आपके गणित में दूसरा अध्याय वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या के बारे में जितने भी इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं सबको बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी ज़रूरी है उतना पूरा हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। राइट, ये ज़रूर है, हो सकता है हम आपके बुक के बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नहीं चलेंगे, टॉपिक सारे कवर करेंगे, क्वेश्चन सारे करेंगे, लेकिन सिस्टम जो यानी कि सीक्वेंस आपकी बुक में दे रखा है, हो सकता है उस सीक्वेंस से थोड़ा हम अलग चलें। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम पहले पढ़ेंगे, जो कम इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। तो सीक्वेंस हमारा थोड़ा अलग होगा। या हमें लगता है कि जो चीज़ पहले ज़रूरी है, लाइक जैसे कि कई बार क्या चीज़ें होती है, बुक में कोई चीज़ पहले दे रखी है, ठीक है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि जो बाद में दे रखी है उसको अगर पहले पढ़ लेंगे तो ये समझना आसान हो जाएगा। तो हम अपने अकॉर्डिंग सीक्वेंस बनाएंगे जो आपके लिए क्या होगा, बहुत ही आसान होगा। राइट, तो शुरू करते हैं। हमारा जो प्रथम चैप्टर, द्वितीय चैप्टर है यानी कि वास्तविक संख्या। समझने वाली बात है, वास्तविक संख्या के बारे में हम जाने उससे पहले ये समझ लेते हैं कि संख्या क्या होती है। बचपन से बच्चों आपने पढ़ा होगा दो चीज़ों के बारे में। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा अंक और थोड़े दिनों बाद में आपने पढ़ा होगा संख्या। ठीक है, अंक जब आप पहली दूसरी क्लास में रहे होंगे तो आपको गिनती सिखाई गई होगी, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है, ये अंक है। अंक हमेशा क्या होता है, अकेला होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 यानी कि 0, ये हमारे क्या होते हैं, अंक होते हैं। यानी कि अंकों के बारे में अगर हम जाने तो 0 से लेकर 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक जो भी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, गणितीय प्रतीक होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। और याद रखना, अंक कुल कितने होते हैं, कुल अंक, बहुत ध्यान देने वाली बात है बेटा, बहुत बार मैं बच्चों को पूछता हूँ वो नहीं बता पाते। कुल अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। 0 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक 9 हो गए और 0 और जुड़ गए, यानी कि टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। तो याद रखना कुल अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब बात करते हैं संख्या की। संख्या क्या होती है, संख्या क्या होती है, जब दो या अधिक अंकों को आपस में मिला दिया जाए। अगर एक अंक है वो भी एक संख्या है, जैसे ये 9 लिखा हुआ, 9 अंक भी है और संख्या भी है। राइट, लेकिन एक्चुअल में संख्या है दो या अधिक अंकों को आपस में कंबाइन कर दिया जाए। जैसे देखो यहां से मैंने उठाया किसको, 2 को उठाया, और एक किसको उठाया, मैंने 4 को उठा लिया। 2 और 4 आपस में मिलकर क्या बन गए, संख्या बन गया। तो संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, अंकों का समूह। लेकिन वो समूह कैसा, सुव्यवस्थित समूह। जैसे 2 को मैंने पहले लिखा, 4 को मैंने बाद में लिखा, तो एक संख्या बनी जिसका नाम क्या है, 24। और अगर मैंने इसी में 4 को पहले लिख दिया और 2 को बाद में लिखा तो भी एक संख्या बनी, लेकिन वो संख्या कौन सी है, 42। राइट, और ये कितने अंक की संख्या है, 2 अंक की, क्योंकि इसमें अंक कितने हैं, 2, एक 4 है और एक 2 है। यहां पे भी अंक कितने हैं, 2, एक 2 है और एक 4 है। राइट, तो जितने हम अंक लेंगे और उनका आपस में कॉम्बिनेशन बना देंगे तो उतने अंकों की संख्या बन जाएगी। जैसे मान लो यहां से मैंने 3 अंक ले लिए, एक 2 ले लिया, एक 5 ले लिया, एक 7 ले लिया, तो 2 5 और 7, तो इससे कितनी संख्याएं बन सकती है, बहुत सारी बन सकती है। 2 को पहले लिखा, 5 को बाद में और 7 को फिर लिखा, तो 2 5 7 यानी 257 एक संख्या बन गई। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो 527 एक संख्या बन जाएगी। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो 275। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हम इससे बना सकते हैं। तो आई होप को आपको बात समझ में आ गई, अंक और संख्या में अंतर। अंक कितने होते हैं, टोटल 10 होते हैं। अंक हमेशा क्या होता है, अकेला होता है। संख्या क्या होती है, अकेली भी हो सकती है या 2 या अधिक अंकों का समूह भी हो सकता है, सुव्यवस्थित समूह भी हो सकता है। अब बात होती है संख्याएं कितनी हैं, तो संख्याएं कितनी हैं, अनंत हैं। क्यों अनंत है बेटा, क्योंकि यहां से आप इनको आपस में मिला मिला के कितनी भी संख्याएं बना सकते हो, कितनी भी अंकों की संख्याएं बना सकते हो। यानी कि संख्याएं कितनी होती हैं, अनंत होती हैं।
ठीक है, जबकि अंक कितने होते हैं, कुल 10 ही अंक होते हैं। 10 अंकों की मदद से आप कितनी भी संख्याएं बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब अपन आगे चलते हैं। अब इस संख्याओं के प्रकार के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। उसी प्रकार में से एक आएगा हमारा जो चैप्टर है, यानी कि वास्तविक संख्या। तो पहले कुछ और प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जंप करेंगे वास्तविक संख्या के ऊपर। तो आपका अगला टॉपिक जो है वो है संख्याओं का प्रकार। सारे प्रकारों के बारे में हम नहीं पढ़ने वाले, जो हमारे काम का है केवल उतना ही पढ़ने वाले हैं, जो कि आपने बचपन में पढ़ा भी होगा। संख्याओं के प्रकार। सबसे पहली संख्या आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी हुई है, जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? n से। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं होती है? 1 से शुरू होने वाली, 1 2 3 4 5 6, ये जितनी भी संख्याएं चलती रहती हैं, इन सब को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। यानी कि 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। 1 2 3 4 इस तरीके से ये अनंत तक चलती रहती है। दूसरी जो संख्या होती है उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, WHOLE, होल नंबर, राइट? इसलिए इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है? 1 से न बजाय बल्कि 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं बोलती हैं। यानी कि इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना सा है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, जबकि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। इज दैट क्लियर? तीसरी बात करते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है पूर्णांक। अब देखो, इसको हम i से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में पूर्णांक को क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो देखो पूर्णांक क्या होंगे? देखो, हमने अभी ये भी धनात्मक संख्याओं की बात की, यहाँ भी धनात्मक संख्याओं की बात हो रही है, लेकिन पूर्णांक के अंदर क्या होता है? धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होते हैं। तो धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं का अगर समूह बना दिया जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे बीच में होगा 0, इधर दाईं तरफ आपका धनात्मक संख्याएं आ जाएंगी और इधर बाईं तरफ आपकी ऋणात्मक संख्याएं आ जाएंगी, राइट? जैसा कि आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, बीच में आप 0 को रखते हैं और उधर 1 2 3 यानी कि पॉजिटिव, और इधर -1 2 3 यानी कि नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याओं का एक समूह बना दिया जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पूर्णांक। चौथी जो बात होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जिसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? आपने पढ़ा होगा परिमेय संख्या, जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या? ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q बराबर 0 नहीं है, जहां Q बराबर 0 नहीं है, तथा P व Q क्या है? पूर्णांक हैं। P व Q क्या है? पूर्णांक हैं। याद रखना बच्चों, 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर। क्या? सबसे पहली कंडीशन कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो हर में है, ये क्या हुआ? P/Q का मतलब क्या हुआ? अंश बटे हर। तो हर में जो संख्या है उसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या है? P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो ही हम उस संख्या को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। इसका उदाहरण समझते हैं, राइट? इसको ध्यान से उदाहरण समझते हैं। सबसे पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स पर आते हैं और इसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो बात करते हैं हम परिमेय संख्या के एग्जाम्पल्स की। बच्चों देखो,
मैंने कहा 3 शर्तें थी। पहली क्या शर्त थी कि P बटे Q के रूप में होना चाहिए, दूसरी शर्त थी Q 0 नहीं होना चाहिए, और तीसरी शर्त थी P व Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। यही 3 शर्त थी ना परिमेय संख्या होने के लिए। सोचो, मान लो मैंने एक संख्या दिया 2/3, आपने कहा सर देखो P बटे Q के रूप में है, आपने कहा हाँ, मैंने कहा हाँ, पहली शर्त मंजूर। दूसरी Q यानी कि नीचे वाला 0 नहीं होने चाहिए, मैंने कहा 3 और 0 बराबर नहीं होते हैं, तो आपने कहा हाँ, मैंने कहा हाँ। तीसरी P व Q पूर्णांक होने चाहिए। भाई यार 2 और 3 दोनों पूर्णांक है कि नहीं है, बताया था ना अभी पूर्णांक, हाँ, तो P व Q दोनों क्या है, पूर्णांक। इसका मतलब ये चचा तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम बोलेंगे परिमेय संख्या। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने √4/5, ध्यान से समझना, √4/5, राइट। क्या ये क्या ये पूर्णांक है? बिल्कुल है। ये भी पूर्णांक है? पता नहीं, रूट में तो पूर्णांक था नहीं, लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या बनेगा, ये तो 2/5 बनेगा, राइट। तो √4 की चूंकि वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, वर्गमूल 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो 2/5। अब देखो P बटे Q, हाँ, Q बराबर 0 ना, P और Q दोनों पूर्णांक, हाँ, इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से, अच्छा मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लो सिंपल लिख दिया मैंने 12। अब बताओ, आपने कहा सर ये तो P बटे Q के रूप में है ही नहीं, ये तो परिमेय संख्या नहीं है। मैंने कहा नहीं बच्चे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 को अगर मैं 12/1 लिख दूं तो क्या इसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे सर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, 12/1 भी के रूप में भी इसको हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ये भी क्या है बालकों, परिमेय संख्या है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। लेकिन यहीं पे मैंने आपको एक और एग्जांपल ले लिया, क्या ले दिया, √3/7। मैंने आपको पूछा बेटा ये P बटे Q के रूप में है, मैंने कहा हाँ, तुमने कहा हाँ, P बटे Q के रूप में तो है, मतलब पहली शर्त मंजूर। क्या Q 0 है? आपने कहा नहीं सर, 7 बराबर 0 नहीं होता, तो Q 0 नहीं है, दूसरी शर्त मंजूर। तीसरी मैंने कहा P और Q पूर्णांक है। अब सोचने वाली बात है, 7 तो पूर्णांक है, लेकिन क्या √3 पूर्णांक है? पूर्णांकों में 1 2 3 4 या -1 2 3 4 हम लेके गए थे, कहीं पे भी रूट तो नहीं था। इसका मतलब, और इस √3 का मान भी नहीं निकलता। देखो यहाँ पे और यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे √4 का मान निकल के 2 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे √3 का कोई वैल्यू, फिक्स वैल्यू यानी कि इंटीग्रल वैल्यू यानी कि पूर्णांक वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये एक पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, ये नो पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब ये तीनों शर्तों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर संख्या है ये परिमेय संख्या नहीं है। रिमेंबर दैट कि √3/7 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। 3 शर्त हैं। पहला, P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, दूसरा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और तीसरा P व Q, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, P व Q दोनों पूर्णांक हैं। तो ये 3 शर्तों के बेसिस पे जो संख्या तीनों शर्तों को सेटिस्फाई करेगी, संतुष्ट करेगी, उससे ही हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। इज दैट क्लियर? गुड बाय। अब अगली संख्या की बात करते हैं जो कि है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ध्यान से समझना बच्चों, अपरिमेय संख्या। इसमें कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं, कोई परिभाषा ही नहीं है। क्या परिभाषा है? जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं है, ठीक है, जो परिमेय नहीं है, यानी कि ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है। आपने देखा, परखा, समझा, ये परिमेय संख्या नहीं है, तो उसको आंख बंद करके क्या बोल दोगे, तुम परिमेयम नास्ति अतः त्वं किम भवति, अपरिमेयम भवति। तुम परिमेय नहीं हो तो क्या हो, अपरिमेय हो। सिंपल सा लॉजिक है। जैसे ये चचा के बारे में हमने बताया कि √3/7, हमने अभी तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बताया ना बच्चों कि ये परिमेय नहीं है, तो ये परिमेय नहीं है तो ये क्या है, ये अपरिमेय है। यानी कि दुनिया में ऐसी जितनी भी संख्याएं होती हैं जो कि परिमेय नहीं हैं, वो सारी की सारी किस कैटेगरी में आती हैं, किस श्रेणी में आती हैं, वो आती हैं बच्चों अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में।
उदाहरण, अब इसको याद कैसे रखना, उदाहरण के लिए जितने भी नंबर रूट में होते हैं जिनका परफेक्ट रूट नहीं निकलता, यानी कि जिनका पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, वे सारी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। जैसे मान लो रूट 5, इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकाला जा सकता, रूट 7, रूट 8, रूट 9 गलती कर दी ना, रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है 3, इसका मतलब ये अपरिमेय नहीं है। ये सारे, इनका रूट नहीं निकाला जा सकता, इसका भी पूरा नहीं, इसका भी पूरा नहीं। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं तुमने बचपन से आज तक देखी हैं जिनका रूट नहीं निकाला जा सकता, यानी कि आपको याद रखना जो रूट में होती हैं, जिनका रूट पूरी तरह से निकाला नहीं जा सकता, जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, वे संख्याएं सदैव क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। एक तो पहली बात ये आपको याद रखनी है। दूसरी, बचपन से नाम सुना होगा पाई, पाई। अच्छा मैं आपसे पूछूंगा अभी पाई की वैल्यू क्या होती है, फटाक से सब जाओ, 122/7 नहीं, 22/7 नहीं होती। तो पाई की वैल्यू लगभग 3.14 आगे चलती रहती है। तो पाई के बारे में याद रखना, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये मैं तुम्हें ना 5 करोड़ की बात बता रहा हूं, 5 करोड़ की बात बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। गलती करते हो, जैसे कोई पूछेगा पाई का मान क्या होता है, क्या बोलोगे 22/7, फिर बोलेगा परिमेय अपरिमेय। अब तुम देखोगे पाई का मान होता 22/7 और 22/7 तो एक परिमेय संख्या है, तो कह दोगे सर ये तो परिमेय संख्या है। बेटा 22/7 एक परिमेय संख्या है, पाई नहीं। और पाई का मान आज के बाद में याद रखना 22/7 नहीं होता, ये लगभग मान होता है, ये लगभग मान होता है, 22/7 नहीं होता, ये एग्जैक्टली ये मान होता, आगे भी ये चलता रहता है, समझ रहे हो बात को, लेकिन ये लगभग मान होता है। तो हम गणित में कैलकुलेशन को यानी कि गणनाओं को आसान करने के लिए हम 22/7 ले लेते हैं। कभी डिस्कस करेंगे पाई के बारे में भी। तो फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे चल के कंपटीशन एग्जाम दोगे उसमें भी पूछा जाता है कि पाई अपरिमेय है या परिमेय। ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, इसको परिमेय बता देते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए इस बात को आपको विशेष रूप से याद रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों हमने डिस्कस कर लिया परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अब हम हमारे टॉपिक यानी कि हमारा जो चैप्टर है उस पे जंप कर सकते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तो पहले देखते हैं एक्चुअल में वास्तविक संख्या होती क्या है। तो मैं अगर आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं बच्चों, तो अब तक की आपने इतनी देर में पिछले 10-15 मिनट में आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी उन सबको मिला दिया जाए तो उन सभी का ग्रुप वास्तविक संख्या होती है। यानी कि अगर मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं तो वास्तविक संख्याओं मतलब परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह। यानी कि अगर आप परिमेय जो संख्या थी और जो अपरिमेय संख्या थी उन दोनों को मिला के एक ही कमरे में बंद कर दो, तो अगर मैं पूछूं उस कमरे में क्या पड़ा हुआ है तो आप बोलोगे सर वास्तविक संख्याएं पड़ी हुई हैं। समझ रहे हो? हाँ, जैसे अभी कोरोना में सब जने घर में बंद है, राइट, तो सब जने किसके अंदर आ गए, वास्तविक संख्याओं के अंदर आ गए। तो परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है वो वास्तविक संख्या होती है। या इससे भी सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो आपको ये याद रखना है कि आज तक बचपन से लेकर इस उम्र तक आपने जितनी भी संख्याएं देखी हैं वो सारी की सारी किसका पार्ट है, वास्तविक संख्याओं का पार्ट है। सारे की सारी जो संख्याएं हैं वो किसका पार्ट हैं, वास्तविक संख्याएं। चाहे आप रूट में ले लो √3, √3, √5, चाहे बटे में लो 1/2, 1/3, 5/7, चाहे पॉइंट में ले लो 1.2, 1.3, 1.7, चाहे माइनस में ले लो -3.5, -3, -3/5, कुछ भी ले लो। जितनी भी संख्याएं आपने आज तक देखी हैं वो सारी की सारी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, राइट। तो इसका मतलब वास्तविक संख्याओं का मतलब, वास्तविक संख्याओं के साथ जब हम खेलेंगे तो खेलने का मतलब हमारा ये है कि पूरी की पूरी आज तक आपने जितनी भी संख्याएं देखी हैं उन सभी को अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए और उस ग्रुप को बोले इस ग्रुप का क्या नाम है, इस समूह का क्या नाम है, तो हम चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि इस समूह का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। यानी कि वास्तविक संख्याएं संख्याओं के रूप में सबसे बड़ा समूह है। वास्तविक संख्याओं का जो समूह है वो संख्याओं का सबसे बड़ा समूह है। यानी कि वास्तविक संख्या सबका पप्पा है,
ठीक है। तो चलो पप्पा और बेटा वाला एक रिलेशन बना लेते हैं ताकि आपको फटाक से याद हो जाए, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ध्यान से। इधर ये मान लो वास्तविक संख्या, एक चार्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं, मैं बोलता हूं नंबर चार्ट। नंबर चार्ट, नंबर चार्ट मतलब संख्याओं का एक चार्ट, जिससे आपको याद रखना है कौन किसका पार्ट है, कौन किसका भाग है। ध्यान से समझना बच्चों, वास्तविक संख्या, मान लो एक स्टोरी सुनाता हूं मैं, ध्यान से समझना। मान लो वास्तविक संख्या नाम का एक व्यक्ति था। क्या था? वास्तविक संख्या नाम का एक व्यक्ति था। अब व्यक्ति था तो उम्र होगी तो क्या करेगा? शादी करेगा, ठीक है। तो इसने क्या कर लिया बच्चों? शादी कर लिया, ठीक है। वास्तविक संख्या नाम का व्यक्ति था, इसने एक टाइम के बाद में शादी कर लिया। अब शादी कर लिया तो बच्चे भी पैदा होंगे, तो इसके 2 बच्चे पैदा हो गए। क्या क्या नाम रखा उसने? एक का नाम रखा परिमेय और दूसरे का नाम क्या रखा? अपरिमेय। बात समझ में आ रही है बच्चों? एक का नाम रखा परिमेय संख्या और दूसरे का क्या नाम रख दिया? अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या था? साधु सन्यासी आदमी था, मेरे जैसा, बिल्कुल भोला वाला, है ना। उसको शादी ब्याह में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो इसने आगे कोई भी शादी ब्याह नहीं किया, तो इसका वंशज भी आगे नहीं बढ़ा, तो इसकी कहानी यहीं पे क्या हो गई? खत्म हो गई। लेकिन ये जो परिमेय संख्या था, ये रोमांटिक आदमी था, ये अपने पापा के पद चिन्हों पे चलना चाहता था, तो इसने भी आगे क्या किया? शादी ब्याह किया, राइट। और शादी ब्याह करके क्या किया? इसने भी शादी ब्याह करेगा तो बच्चे पैदा होंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या के भी एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका इसने क्या नाम रखा? जिसका इसने नाम रखा पूर्णांक। क्या नाम रखा बेटा? पूर्णांक। पूर्णांक भी परिमेय के, है ना, इसके ही पद चिन्हों पे चला, इसके भी एक बालक पैदा हुआ, इसने इसका क्या नाम रखा? पूर्ण संख्या। और ये भी सेम उसी तरीके से चला और इसने नाम रखा क्या? प्राकृतिक संख्या। बात समझ में आ गई? ये है आपका नंबर चार्ट। तो अगर कोई पूछे, अब देखो इन सब में ये किसका बेटा? इसका। 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 तो कोई पूछे सबसे बड़ा कौन? दादाजी। दादाजी से भी दादाजी कौन? सबसे बड़ा कौन? वास्तविक संख्या। उनसे छोटे परिमेय और अपरिमेय। इसकी कहानी खत्म। परिमेय उनसे छोटे पूर्णांक, उससे छोटे पूर्ण संख्या, उनसे छोटे प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब क्या है कि नीचे वाला जो है वो पूरा का पूरा ऊपर वाले में समाहित है, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले में समाहित नहीं है। जैसे अगर मैं पूछूं, आपको प्रश्न दूं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप फ्यूचर में जाओगे ना, गवर्नमेंट एग्जाम्स होगे, उसमें क्वेश्चन आता है कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। आपको क्या करना है? इस चार्ट में देखना, प्राकृतिक संख्या नीचे, वास्तविक संख्या ऊपर, मतलब बात सही। नीचे वाला पूरा का पूरा ऊपर वाले में समाहित है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलता हूं सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, तो आप बोलोगे हाँ। लेकिन अगर मैं बोलता हूं सारी की सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हैं, तो आप बोलोगे ना, क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाले में समाहित नहीं है, नीचे वाला ऊपर वाले में समाहित है। समझ गए बात को? वापस मैं एक एग्जांपल देता हूं कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, तो आप बोलोगे हाँ। सारे के सारे पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, आप बोलोगे हाँ। सारे के सारे पूर्णांक वास्तविक संख्याएं हैं, आप बोलोगे हाँ। सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, आप बोलोगे हाँ। अगर मैं बोलूं सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं पूर्णांक हैं, तो देखो इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, तो बिल्कुल गलत बात है। या अगर मैं ये भी बोलता हूं कि सारे के सारे पूर्णांक अपरिमेय संख्याएं हैं, इनका भी आपस में कोई लिंक नहीं है, तो इनका भी आपस में कोई लिंक नहीं है, तो ये भी गलत बात है। तो इसको तो अलग रखो, इसको अलग रखो। नीचे से ऊपर जाओगे तो नीचे वाले जितनी भी संख्या है वो ऊपर वाले में पूरी तरीके से समाहित हैं। पूर्ण संख्या, सारी की सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी हैं, सारी की सारी पूर्ण संख्याएं परिमेय भी हैं, और सारी की सारी पूर्ण संख्याएं वास्तविक भी हैं। सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या भी हैं, पूर्णांक भी हैं, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय भी हैं, और सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं भी हैं। तो ये चीज जो है आपको समझ लेनी है। तो ये था हमारा कहानी, अब तक की कहानी, ठीक है। बचपन किसका? वास्तविक संख्याओं का। बचपन की स्टोरी क्या था, इसका जन्म कैसे हुआ, उसकी हमने थोड़ी सी कहानी पढ़ ली। अब हम बात करेंगे किसकी? वास्तविक संख्या अब आगे क्या क्या कांड करता है, तो उसके सारे कांड के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में आपको 3-4 चीजें पढ़नी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं क्या क्या चीज पढ़नी है। एक तो मैं से ले से निकालना आपको सीखना है, ठीक है, जो आपने एक तो मेथड सीखा होगा गुणनखंड विधि, एक मेथड और सीखोगे यूक्लिड की विधि से। यूक्लिड अपने एक अंकल थे, अच्छे अंकल थे, ठीक है ना। तो यूक्लिड के अंकल की विधि से हम सीखेंगे मैं से और ले से निकालना। और क्या सीखेंगे? एक हम सीखेंगे अपरिमेय सिद्ध करना। अपरिमेय सिद्ध करना, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हर बार इसमें से एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, फिक्स आएगा, फिक्स आएगा। गांठ बांध लो इस चीज को कि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा अपरिमेय
सिद्ध करने में से एक क्वेश्चन आएगा, तो अपरिमेय सिद्ध करना, ठीक है। फिर अपने को प्रूव करना होगा डेसिमल इंटीजर, यानी कि डेसिमल इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, जैसे कि पता करना, बिना डिवाइड किए पता करना है कि भाई ये जो है वो क्या नाम है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। मैं बताऊंगा, आप चिंता मत करो, घबराओ मत, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें, ये 3-4 टॉपिक हैं छोटे छोटे जो कि इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं, जिसमें ये वाला जो है अपरिमेय सिद्ध करना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका क्वेश्चन फिक्स आता है, ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।